ट्वेल्थ ज्योग्राफी के प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज वाराणसी, आपके भूगोल के सेकंड पार्ट के पहले अध्याय को लेकर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में। बच्चों, आपकी पुस्तक का जो सेकंड पार्ट है उसका पहला अध्याय है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। पिछले कुछ लेक्चर में इस अध्याय के जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि इन बिंदुओं को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इसके आखिरी बिंदु यानी जनसंख्या के संगठन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन और श्रमजीवी जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, इन बिंदुओं को आज के लेक्चर में हम शामिल कर रहे हैं। बच्चों, आप अवगत हैं कि हमारा देश बड़े स्तर पर विविधताओं वाला देश है। यहां हर स्तर पर हमको विविधताएं देखने को मिलती है। यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है उसमें भी तमाम विविधताएं मौजूद हैं। भाषा के स्तर पर, धार्मिक समूहों के स्तर पर, जातिगत स्तर पर, नगर और ग्रामीण के संदर्भ में, यानी हर स्तर पर हमको विविधता के दर्शन होते हैं। तो जनसंख्या संगठन में हम इसी विविधता के संदर्भ में आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की जो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वैवाहिक स्थिति के आधार पर, प्रजातियों यानी जातियों के आधार पर, साक्षरता यानी शिक्षा के आधार पर, व्यावसायिक संरचना के आधार पर तमाम विशेषताएं और विविधताएं जो हमारे देश में मौजूद हैं, उस संरचना को समझने के लिए हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत इन तत्वों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनसंख्या संगठन के जिस तत्व का अध्ययन करेंगे वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। बच्चों, आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं और बहुत छोटे से लेकर विशाल शहर भी है। जनसंख्या का संगठन किस प्रकार ग्रामीण और नगरीय हिस्सों में अलग अलग बटा हुआ है, इसको हम जानेंगे इस बिंदु के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिरूप सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण सूचक है। कभी गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में निवास करता है। यह बात आज भी काफी हद तक सही है, क्योंकि आज भी देश की एक बड़ी आबादी गांवों में ही निवास करती है। अगर हम इसको जनगणना के आंकड़ों से पुष्ट करना चाहें तो हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 68.9% लोग गांव में निवास करते थे। यानी भारत की 68.9% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। हालांकि 2001 में यह आंकड़ा या यह प्रतिशत 72.2 था। यानी यह भी एक सच है कि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है और शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर है आप पढ़ चुके हैं, यह प्रवास के कारण हो रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ जनसंख्या के कुछ हिस्से का प्रवास लगातार जारी है, जिससे शहरों में जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है और गांवों में घट रहा है। हम लोग इसके कारणों की चर्चा पहले भी कर चुके हैं।
अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और रोजगार आदि की प्राप्ति के लिए यह प्रवास गांव से शहरों की ओर जैसे दुनिया भर में हो रहा है, भारत में भी ये हो रहा है। अगर हम इसको राज्यों के उदाहरण से समझना चाहें, और उदाहरण से हम इसलिए समझना चाहेंगे क्योंकि पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, लेकिन गांव में जो उनका वितरण है जनसंख्या का वो असमान है। तो इस असमानता को हम कुछ राज्यों के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बिहार और सिक्किम, यहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, जबकि गोवा और महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या का आधे से थोड़ा ही अधिक भाग गांवों में बसता है। इसी प्रकार भारत में गांवों के आकार में भी असमानता देखने को मिलती है। यानी गांव का जो आकार है, बड़े गांव, छोटे गांव, जनसंख्या के अनुसार उसमें भी असमानता देखने को मिलती है। उत्तर पूर्वी भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, केरल, यहां के गांवों की जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, जबकि दूसरी ओर केरल और महाराष्ट्र के गांव को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि यहां 1700 व्यक्तियों से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं। तो ये असमानता बड़े स्तर की हमको भारत के संदर्भ में देखने को मिलती है। अब लगभग सभी राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि भी लगातार हमको दिख रही है। यानी हम नगरों के संदर्भ में भी देखें तो हमको ये असमानता देखने को मिलती है। 2001 में 27.8%, जबकि 2011 में 31.1% जनसंख्या हमको नगरों में निवास करती हुई दिखती है। यह आंकड़ा हमें जनगणना से प्राप्त होता है। कुछ नगर तो विशाल जनसंख्या संकेंद्रण वाले हैं। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़क के जो क्रॉसिंग है, यानी मिलन बिंदु हैं, और जो रेल मार्ग से सटे हुए नगरीय क्षेत्र हैं, वहां जनसंख्या का एक विशाल भाग निवास करता है। और साथ ही साथ कई बहुत बड़े नगर जनसंख्या का, यानी अधिक जनसंख्या के संकेंद्रण का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम उदाहरण दें तो कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मदुरई, कोयंबटूर, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना और जालंधर जैसे बड़े शहर जनसंख्या का एक विशाल भाग समाहित किए हुए हैं। और ये नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण नगरीय प्रवास का अंतर साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि असमान रूप से भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वितरण हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के अगले संगठन की, जो है भाषाई संगठन, यानी भाषा के आधार पर। विविधता की बात मैं बार बार कर रहा हूं। भारत में भाषाई विविधता भी बड़े पैमाने पर है। भारत भूमि पर अनेक भाषाई समूह निवास करते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भाषा की विविधता यहां की पहचान है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे तो हमको भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। भारत का भाषाई सर्वेक्षण, यानी कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इसका अध्ययन या इसका सर्वेक्षण सन 1903 से 1928 के बीच ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार भारत में कुल 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। यानी भारत की जो भाषाई अनुसूची है संविधान की, उसमें 22 भाषाएं हैं और अनेक गैर अनुसूचित भाषाओं को भी उस संविधान में स्थान मिला है। इनमें हिंदी बोलने वालों का सर्वाधिक प्रतिशत है,
जबकि संस्कृत, बोडो, मणिपुरी और कश्मीरी आदि बोलने वालों की संख्या बेहद कम है। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि देश में भाषाई प्रदेश की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। यानी हम एकदम एक सीमा में नहीं मान सकते कि इस सीमा में यह भाषा बोली जाती है, इस सीमा में यह भाषा बोली जाती है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय यानी एक दूसरे से मिलना यानी घुल मिल जाना, या ये भी कह सकते हैं कि भाषाओं का घाल मेल हो जाना, ये भी है। प्रमुख भारतीय भाषाएं बोलने वाले 4 भाषा परिवार से जुड़े हैं, जिन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए एक चार्ट आपकी पुस्तक में दिया गया है। मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी पुस्तक से उस चार्ट का अध्ययन भली भांति कर लेंगे, और अगर उस चार्ट को समझने में कोई समस्या होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर उस समस्या को समझ सकते हैं, अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और समझते हैं अब हम लोग धार्मिक संगठन। आप जानते हैं भारत विविध धर्मों वाला देश भी है। यहां कई धर्म हमको मिलते हैं, ये कई धर्मों की जननी भी है। पंथ के कई पंथों या धर्मों के लोग यहां निवास करते हैं। धर्म भारतीयों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने का बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि धार्मिक समुदायों के विभिन्न राज्यों और जिलों में जो संकेंद्रण है उसमें भी काफी असमानता देखने को मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि हर जगह समान धर्मों के लोग निवास करते हों, ऐसा नहीं है। यहां भी असमानता देखने को मिलती है, और इस असमानता को समझने के लिए और किस प्रकार के धार्मिक समूह भारत के किस हिस्सों में निवास करते हैं, कितने निवास करते हैं, इन चीजों को समझने के लिए हम बारी बारी से यहां बसने वाले धार्मिक समूहों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम लेते हैं हिंदू समुदाय को। हिंदू समुदाय भारत का सबसे विशाल धार्मिक समुदाय है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। यह यानी हिंदू धर्म भारत का हजारों वर्ष पुराना धर्म है, और इसीलिए इसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं, बेहद पुराना धर्म। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, उन सीमावर्ती जिलों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय राज्यों, दक्कन के पठार और गंगा के मैदानों के प्रकीर्ण क्षेत्र यानी छिटपुट क्षेत्रों में छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में हिंदू समुदाय की आबादी 70 से 90% देखने को मिलती है। ठीक है, यानी पूरे भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके ज्यादातर स्थानों पर हिंदू धर्म समुदाय को मानने वाले लोगों की आबादी 70 से 90% है। अब हम दूसरे मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये देश की आबादी में अपना दूसरा स्थान रखता है। यह समुदाय यानी 2011 में 14.23% मुस्लिम आबादी भारत में पाई जाती है, पाई गई थी। मतलब इसका मतलब हिंदू धर्म के बाद दूसरा बड़ा धर्म और उस धर्म को मानने वाला जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, दिल्ली और लक्षद्वीप, यहां पर मुस्लिमों का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है। देश के शेष भागों में
ये छिटपुट रूप से बिखरे हुए मिलते हैं। इसके बाद हम लेते हैं मुस्लिमों के बाद तीसरी आबादी है ईसाई समुदाय। ईसाई समुदाय भारत में आबादी की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। अगर हम 2011 के जनगणना के आंकड़ों को देखें तो 2.96% ईसाई समुदाय की आबादी हमारे देश में पाई जाती है। पश्चिमी तट के साथ गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड के जो पहाड़ी राज्य हैं तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में हमको ईसाई समुदाय की आबादी विशेष रूप से बसी हुई मिलती है। ईसाई आबादी मुख्य रूप से इन प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम चौथे समुदाय की बात करेंगे, सिख समुदाय। सिख समुदाय भी भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय है और आबादी की दृष्टि से ईसाइयों के बाद सिखों की आबादी है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनका जनसंख्या प्रतिशत 1.57 था। सिख धर्म के मानने वाले, उसके अनुयायी या यह समुदाय भारत के ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध और जैन समुदाय की। ये दोनों धर्म भारत में ही पैदा हुए। यद्यपि इनके मानने वालों की आबादी कम है, फिर भी ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक संगठन के रूप में हमारे देश में है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बौद्ध देश की कुल आबादी के 1% से भी कम यानी 0.96% थे, जबकि जैन 0.94%, लगभग बराबर हैं दोनों। जैन समुदाय का राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से जमावड़ा हमको देखने को मिलता है, जबकि बौद्धों का महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति इलाकों में ज्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ अन्य धार्मिक समुदाय भी हैं जो हमारे देश में निवास करते हैं, जिसमें से एक जरथुस्ट्र या पारसी धर्म है। साथ ही साथ कुछ अन्य पंथों को मानने वाले, कुछ जनजातीय समूह और धार्मिक विश्वास को मानने वाले भी हमारे देश में निवास करते हैं। यत्र तत्र संख्या उनकी बहुत कम है और सब कुछ मिला करके ऐसे अलग, इन धर्मों से अलग अन्य जो धार्मिक समुदाय हैं उनकी आबादी मात्र 0.7% हमारे देश में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कई धार्मिक समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताओं के साथ निवास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। साथ में एक हेडिंग और है, श्रमजीवी जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। दोनों में थोड़ा अंतर है, ये अंतर आप समझ लेंगे जब इसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर के दृष्टिकोण से भारत की जनसंख्या 3 वर्गों में बटी है। एक है मुख्य श्रमिक। अच्छी तरह जान लें मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। मुख्य श्रमिक वो होते हैं जिनको साल भर में 183 दिन या 6 महीने से अधिक काम मिल जाता है। ठीक है, इन्हें हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। दूसरी कैटेगरी, दूसरा वर्ग है सीमांत श्रमिक का। सीमांत श्रमिक वो हैं जिन्हें 183 दिन यानी 6 महीने से कम काम करने का मौका मिलता है। उसी के अनुसार वो मजदूरी भी कमाते हैं। और तीसरे वो हैं जिनको हम अश्रमिक कहते हैं, यानी पूरे वर्ष वो जीवन यापन के लिए कोई कार्य नहीं करते, बेकार रहते। तो ये 3 कैटेगरी हमारे देश में आर्थिक स्तर के दृष्टिकोण में जनसंख्या में पाई जाती है। 2011 में मुख्य और सीमांत श्रमिकों की
कुल सम्मिलित भागीदारी 39.8% थी। जो पहली और दूसरी कैटेगरी थी, यानी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, इन दोनों की सम्मिलित भागीदारी 39.8% थी, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की थी। अश्रमिक देश के लिए एक प्रकार से बोझ भी है, हालांकि इनमें से बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो अपने परिवार पर आश्रित होता है और कार्य नहीं करता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में यदि हम श्रमजीवी जनसंख्या की प्रतिभागिता के अनुपात की बात करें तो हम ये देखते हैं कि गोवा में लगभग 39.6%, जबकि दमन दीव में 49.9% प्रतिभागिता अनुपात दिखता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप में उच्च श्रमजीवी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये था श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। अब हम बात करते हैं श्रमजीवी जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन की। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है। जो श्रमजीवी जनसंख्या है वो 4 वर्गों में बटी है, जिसमें से पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथे में अन्य श्रमिक हैं। ये 4 कैटेगरी हमको 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या में मिलती है। 2011 के आंकड़ों के ही अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में 54.6% कृषक एवं कृषि श्रमिक हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र में 4.2% श्रमिक घरेलू कामगार के रूप में लगे हैं, जबकि 37.6% गैर घरेलू कार्यों में, गैर घरेलू उद्योगों में, व्यापार में, वाणिज्य में, मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। यह 2011 का आंकड़ा हमको बताता है। महिला श्रमिक जो थे उनकी संख्या प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी, यानी वो ज्यादातर सेवारत कहां थी? प्राथमिक क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक थी, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कृषक और कृषक मजदूर की संख्या बहुत कम है। तो ये हम देखते हैं कि श्रमजीवी जनसंख्या का जो व्यावसायिक संगठन है वो भी देश में असमान दिखाई पड़ता है। इस बिंदु के साथ आपके पुस्तक के सेकंड पार्ट का पहला अध्याय भी समाप्त होता है। इस अध्याय के समाप्त होने के साथ अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और आपके समक्ष मेरा जो अगला लेक्चर आएगा वर्चुअल कक्षा के अंतर्गत वो आपके दूसरे अध्याय से होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।